फसल बीमा क्लेम का 15 दिन में भुगतान का भरोसा दिया है। अशोक शर्मा संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, देखिए किसानों का पानी को लेकर ये धरना लगातार जारी है, लेकिन आज की क्या रणनीति है? देखिए 16 जून सोमवार से शुरू हुआ महापड़ाव अब ये महापड़ाव धरने में तब्दील हो गया है। यानी कि आज से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों के द्वारा धरना दिया जाएगा। हालांकि कल शाम को जब जिला प्रशासन और किसान संघर्ष समिति के बीच में जो वार्ता हुई, उस वार्ता में स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरा भरोसा दिलाया गया कि पानी की उपलब्धता कराने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। साथ ही साथ गंगानगर सिंचाई विभाग अपने किसानों के साथ में पंजाब की तरफ रुख करेगा और वहां पंजाब सिंचाई विभाग से वार्ता करेगा और जो राजस्थान के हक का पानी है 2500 क्यूसेक उसको छुड़वाने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की एक बड़ी मांग थी कि जो उनका लगभग 37 से 38 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बकाया चल रहा था, तो उस पर जिला प्रशासन ने 15 दिन में भुगतान करने पर अपनी सहमति जाहिर की और फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की कवायद तेज करने के साथ ही उसकी साफ सफाई का काम भी जल्दी शुरू करने का आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर कल शाम को जो वार्ता हुई, इस वार्ता में जिला प्रशासन ने अच्छा भरोसा दिया है, जिस पर किसान संघर्ष समिति ने आश्वासन पर अपना भरोसा जताया और उसके बाद में आज शाम सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उन्होंने अपना धरना जारी रखने की तो बात कही है। साथ ही साथ कहा कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर यानी 29 जून तक 25 क्यूसेक पानी नहीं मिला तो वो 30 जून को ट्रैक्टर ट्रोलियों सहित एक बार फिर से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे। जी ठीक है। संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच बातचीत भी हुई है, पता चला क्या हुआ अशोक? हाँ बिल्कुल, देखिए कल शाम को करीब 1 से 1.5 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच में वार्ता चलती रही और उस वार्ता में हालांकि न केवल सिंचाई पानी बल्कि काफी अन्य मुद्दे भी थे जिन पर जिला प्रशासन के द्वारा उन पर सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया। सबसे खास बात ये थी कि यहाँ से गंगानगर का जो सिंचाई विभाग है किसानों के एक दल को लेकर पंजाब की तरफ रुख करेगा और वहाँ पर पानी का मेजरमेंट करने के साथ ही पंजाब सिंचाई विभाग से फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में दोपहर 12:15 पर कार्यक्रम लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह। संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और इसके बाद चाकसू स्थित बाड़ा पदमपुरा जैन मंदिर जाएंगे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। शाम लगभग 4:30 बजे बीजेपी जयपुर देहात दक्षिण के संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। रोशन, आज आपातकाल की बरसी है, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? ये कि आज आपातकाल की बरसी है। वर्ष 1975 में जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के अंदर 25 जून को जो है आपातकाल लगाया था, उसको लेकर प्रदेश बीजेपी पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जो कार्यक्रम है वो कर रही है। अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रमों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर करीब 12:15 बजे जवाहर नगर स्थित जो माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है जिसके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आपातकाल के समय के अंदर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया था, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद में दोपहर 3 बजे जो है लोकतंत्र का काला अध्याय संविधान हत्या दिवस जो कार्यक्रम है वो आयोजित रखा गया है विधानसभा स्थित जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है इसके अंदर। जिसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 4:30 बजे भाजपा जयपुर देहात की ओर से बाड़ा पदमपुरा जैन मंदिर के अंदर आपातकाल एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी जो कार्यक्रम है वो रखा गया। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी पहुंचाने के लिए। जयपुर के दूदू में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 5 साल के बराबर 1.5 साल में काम हुआ, हम बातें नहीं काम करते हैं। हमने नौकरी का जो वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं, सुनिए। मैंने कल कहा था कि कांग्रेस के लोगों को मैंने कहा था और मैं आज पेपर भी लेकर के आया हूं आपके सामने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं
क्या उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है? ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। हम किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की उस मेहनत को जानते हैं, गरीब की पीड़ा को जानते हैं, महिला के दर्द को जानते हैं। युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, पूरे तैयारी करिए। पहले से ही साल का कैलेंडर निकाल दिया गया है, कब पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो कहा है वो हम करके आपको बताएंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, 2 आरएएस अफसरों को एपीओ किया गया है, ऐसी जानकारी है। कोटा के रामगंज मंडी एसडीएम नीता वशिष्ठा को एपीओ किया गया है। नीता वशिष्ठा हैं और 12 के हैं मांगरोल एसडीएम अंजना सहरावत एपीओ। कार्मिक विभाग ने देर रात ये आदेश जारी किए हैं। तो कार्मिक विभाग ने देर रात आदेश जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जो जारी किया है वो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। जानकारी यह है कि 2 आरएएस अफसरों को एपीओ किया गया है और महत्वपूर्ण जानकारी बीती रात साझा की गई थी, जब बताया गया कि 12 के मांगरोल एसडीएम अंजुना सहरावत एपीओ की गई हैं और इसके साथ ही बताइए गया कि कोटा के रामगंज मंडी एसडीएम नीता वसीटा एपीओ की गई है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर से बड़ी खबर, 2 आरएएस अफसरों को एपीओ किया गया है। राजस्थान में मिलावटी खाद और बीज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अलग अलग संभाग और जिलों में कार्रवाई के बाद अब राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। देश में सख्त कानून की उन्होंने मांग की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक नहीं मिल पा रहे, उससे फसल उत्पादन में बुरा असर पड़ रहा। सारी चीज़ों का कितने नमूने लिए, कितने एफआईआर दर्ज हुई, जानकारी देते हुए मांग की है कि आप एक सख्त कानून संसद में पारित करें ताकि किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, किसानों को छलावा हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है, वो ऐसे लुटेरों से मुक्ति पा सके। और मौखिक रूप से जब मैंने कहा था तो मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम सख्त कानून लाएंगे ताकि किसान नहीं उजड़े। दौसा का रुख करेंगे, जहां पर कार सवार युवकों पर हमला किया गया है। आपको बता दें, लाठी डंडों और पत्थर फेंककर कार के शीशे तोड़े गए हैं। फेसबुक लाइव करते हुए शख्स पहुंचा मंडावरी थाना। अनिराज नाम के शख्स पर हमले का आरोप लगाया गया है। मंडावरी थाना पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। दौसा सवाई माधोपुर बॉर्डर के पास की घटना, जहां पर बताया गया कि लाठी डंडों और पत्थर फेंककर कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। फेसबुक लाइव करते हुए शख्स पहुंच गया था। अनिराज नाम के शख्स पर बेहद गंभीर आरोप है कि उसने एक युवक की गाड़ी को तोड़ा है। तो लाठी डंडों और पत्थरों से फेंककर यहां पर कार के शीशे तोड़े गए हैं। अनिराज नाम के शख्स पर लगाया गया है हमले का आरोप। आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दौसा सवाई माधोपुर बॉर्डर के पास की घटना है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, पता चला घटना को क्यों अंजाम दिया गया? बिल्कुल, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। ये घटनाक्रम बीती रात का है, जब ये राकेश रानीवास नाम का जो युवक है अपने साथियों के साथ सवाई माधोपुर से दौसा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान सवाई माधोपुर दौसा बॉर्डर के आसपास का पूरा घटनाक्रम है। बीच रास्ते में कुछ युवक मिले और लाठी डंडों से कार पर हमला किया गया, कार के शीशे तोड़ दिए गए। इसके बाद में जो ये जान बचाकर भागे और सीधे मंडावरी थाने में आकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद में जो ये राकेश रानीवास नाम का जो लड़का है, इसने फेसबुक लाइव किया और फेसबुक लाइव के जरिए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही अनिराज मीणा नामक युवक पर हमला करने का आरोप लगाया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये राकेश रानीवास और अनिराज मीणा, इन दोनों के बीच पहले भी विवाद हुए हैं। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश को लेकर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए।
राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने इस मामले में राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की है। रिपोर्ट देखिए आप। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच तेज, महेश जोशी समेत 18 के खिलाफ चार्जशीट पेश। जेजेएम में 900 करोड़ के घोटाले का आरोप। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना था, वही योजना अब भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में फंसी नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में एक्शन में नजर आ रहा है। जेजेएम में 900 करोड़ के घोटाला मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी और करीबी संजय बड़ाया समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की है। जल जीवन मिशन में घोटाले के मामले को लेकर के करीब 900 करोड़ से ज्यादा मामलों को लेते हुए ईडी ने एक पूरक चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह से घोटाले किए गए, कहां गड़बड़ियां हुई, किस तरह से जो करीबी लोग थे, जो कि इस चार्जशीट में करीब 18 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व जो मंत्री हैं महेश जोशी, उनके बेटे, उनके करीबी संजय बड़ाया भी शामिल है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि महेश जोशी से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जिसमें उनके बेटे रोहित जोशी भी शामिल है, में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। ईडी का आरोप है कि जल जीवन मिशन के कामों से आने वाला रिश्वत का पैसा और कमीशन महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की कंपनी में लगाया जाता था। चार्जशीट में अलग अलग खातों में भी नियमों के खिलाफ लेन देन का जिक्र है। ये भी आरोप है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर करोड़ों रुपए के ठेके हासिल किए गए थे और फर्जी प्रमाण पत्र का सत्यापन भी फर्जी ईमेल आईडी के जरिए कराया गया। मुख्य आरोप है कि कुछ कंपनियों जैसे कि गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए के ठेके हासिल किए। चार्जशीट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और जल आपूर्ति योजनाओं के टेंडर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किए गए। श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 68 निविदाओं में हिस्सा लेकर 859.2 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने 169 टेंडर में भाग लेकर 120.25 करोड़ के ठेके हासिल किए। जल जीवन मिशन घोटाले ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया गया है कि कमीशन का पैसा किस तरह से महेश जोशी के बेटे की फर्म में लगाया जाता था। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी जो जानकारी ईडी ने इस पूरी चार्जशीट के अंदर दी है, उसके मुताबिक राजस्थान के इस पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटाले में अभी बहुत से मामलों का खुलासा होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने इस मामले में पहले भी कार्रवाई करते हुए आरोपियों से जुड़ी करीब 47.80 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी, जिनमें कृषि भूमि, रिहायशी फ्लैट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां घोटाले की काली कमाई से अर्जित की गई थी। इन संपत्तियों में महेश जोशी की सांगानेर स्थित 2 संपत्तियां, संजय बड़ाया की 8 प्रॉपर्टी, महेश मित्तल की 25 करोड़ की संपत्तियां, पदमचंद जैन की 5 करोड़ की संपत्ति शामिल थी। गौरतलब है कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो भी पहले से जांच कर रहा है और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। अब ईडी द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के बाद जांच और तेज होने की उम्मीद है। सीबीआई भी इस मामले में अपनी जांच कर रही है। राजस्थान का जल जीवन मिशन घोटाला निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है, जिसने सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गहरी पैठ को उजागर किया है। पूरक चार्जशीट के अंदर 18 लोगों का नाम शामिल किया गया है। उनके खिलाफ जानकारियां दी गई हैं कि किस तरह से घोटाला किया गया, किस तरह से कमीशन लिया गया, कमीशन को किस तरह से एक दूसरी फर्म बनाकर के पूर्व मंत्री के बेटे के अकाउंट तक पहुंचाया गया। देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। 29 साल की उम्र और 11 सब्जेक्ट में एमए।
सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रधान अध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन मिले आवेदन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। इतने कम समय में 11 सब्जेक्ट में एमए करना शक के घेरे में है। आरपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि जांच के बाद अगर फर्जीवाड़ा मिला तो आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ना मनीषा कटारा दावा 11 विषयों में एमए करने का। प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाली मनीषा कटारा का दावा कितना सही है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन पहली नजर में देखें तो ये मामला कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े की कहानी बयां कर रहा है। महज 29 साल की उम्र में 11 विषयों में एमए करना कोई नॉर्मल घटना नहीं है। बांसवाड़ा जिले की रहने वाली मनीषा कटारा ने राजनीति विज्ञान, इतिहास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक जैसे विषयों में एमए की डिग्री दिखाकर आवेदन किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मामले को संदिग्ध मानते हुए अभ्यर्थी मनीषा कटारा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी मनीषा कटारा ने ना तो फोन उठाया और ना ही बैक कॉल की। अब आयोग इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर फर्जी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। इसमें एक अभ्यर्थी ने 11 विषयों के लिए अपना आवेदन कर दिया, जबकि वह महज 29 साल की है। इस मामले की जानकारी के बाद आरपीएससी प्रशासन ने जब अभ्यर्थी को फोन किया तो उसने किसी तरह का संपर्क नहीं किया। मनीषा कटारा ने प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन पत्र भरते समय उसने शैक्षणिक योग्यता वाले खंड में अपने सभी 11 एमए की डिग्रियों का विस्तृत उल्लेख किया। जब आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच की गई तो मनीषा कटारा द्वारा इतनी बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर डिग्रियों का दावा अधिकारियों के लिए असामान्य और चौंकाने वाला था। अमूमन लोग 1 या 2, अधिकतम 3 विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होते हैं। इस असाधारण दावे ने संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचा। इसके बाद जरिए दिए गए दस्तावेजों जैसे कि मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट की गहनता से जांच शुरू की गई। ये जांच इस पूरे मामले को पब्लिक डोमेन में लाई और मनीषा कटारा की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चर्चा शुरू हुई। आयोग 24 विषयों के कुल 2202 पदों के लिए 5,83,000 अभ्यर्थियों के लिए राज्य के 21 शहरों में 904 परीक्षा केंद्रों पर प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इन सब के बीच मनीषा का दावा अगर सही साबित होता है तो ये निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण होगा। वहीं अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो ये शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों को भी उजागर करेगा। बांसवाड़ा की रहने वाली इस अभ्यर्थी मनीषा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इसके दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे और इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर आरपीएससी प्रशासन की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब खबर श्री गंगानगर